हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा हैवी वेटेड चैप्टर। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा यूनिट है, मतलब इसमें से नीट में पूरे टोटल 80 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये पूरा बेसल है हमारी पूरी बायोलॉजी का। और उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि हमारी 12th बायोलॉजी से है और इसी को हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। और बच्चों, ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा, इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान और गौर से पढ़ना। मैं एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर आ जाओ और हम इसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सी टर्म आती है जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। टर्म की बहुत ही ज्यादा अच्छी डेफिनेशन मेंशन्ड है कि ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस की ऐसी ब्रांच जो हमारी हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करती है, उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, जैसे इसमें वर्ड्स आते हैं हेरिडिटी, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। ये सब बहुत ही ज्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट वर्ड है इस जेनेटिक्स इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझने के लिए। से पहला वर्ड आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी की डेफिनेशन है ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। मतलब एक जनरेशन से कैरेक्टर हमारे दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, हम इसी को हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि मान लो कि आप लोग के घर में कोई भी चाचा बुआ मासी आते हैं और वो कहते हैं कि यार ये बच्चा पैदा हुआ, ये तो बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, अपने फादर जैसा है, इसकी नाक तो एकदम अपनी माँ जैसी मिलती है, आँख फादर जैसा मिलता है। तो मतलब ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ जीन्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स से हमें वो चीज़ आई है। इसी प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। उसके बाद हमें इसके बाद टर्म देखने को मिलती है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। मतलब तो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं, पर कुछ कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं। कि जो पेरेंट्स और उनके प्रोजेनी में डिफरेंसेस आते हैं, इन्हीं को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। और इसी में वेरिएशन में हमें पांच दफा म्यूटेशन, जिसमें सडन चेंज मतलब अचानक से चेंज होने को देखने को मिलता है, या फिर रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर मतलब कोई दो चीज होके आगे मिक्स्ड हो जाती है, वो भी देखने को मिलती है। उसी के बाद हमारे पास टर्म आता है इनहेरिटेंस। व्हाट इज मीन बाय द इनहेरिटेंस? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। मतलब कहने का ये है कि प्रोसेस जो है हमारे, जिस प्रोसेस के द्वारा हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। कि मान लो कि तुम्हारे रिश्तेदार आके कहते हैं कि तुम्हारी आंख तुम्हारे पापा से मिलती है, तुम्हारी नाक तुम्हारी मम्मी से मिलती है, तो ये किसी प्रोसेस के द्वारा, किसी कार्यकर्ता के द्वारा ही तो हुआ होगा, उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। जेनेटिक्स के यूनिट में आप लोग को होल यूनिट में या कह लो होल चैप्टर में आप लोग को ये वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जैसे कि डीएनए क्या होता है, आगे जाके ये क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है। मतलब ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। मतलब ये ना हमारी जेनेटिक्स की एबीसीडी है। तो हम ये पहले सबसे पहले छोटी सी एबीसीडी समझ लेते हैं अपने जेनेटिक्स की। तो सबसे पहले वर्ड आता है डीएनए। व्हाट इज मीन बाय डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म तो हम लोग आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमने देखने को मिलता है डीएनए ना हमारे पास 2.2 मीटर का धागा होता है, जो कि 2 एंड डिप्लॉयडी लेवल का होता है। वो आगे जाके पैकेजिंग कराता है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की, और वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन आगे जाके हमें क्रोमैटिन थ्रेड देखने को मिलता है, जो डिवीजन करता है मेटाफेज में जाके, और आगे जाके वो वही हमारे डीएनए पैकेजिंग करने के बाद क्रोमोसोम्स बनाते हैं। मतलब देखो इस डायग्राम में मैंने साफ आप लोग को मेंशन करा है। सबसे पहले नीचे की तरफ से हमें न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब उसके बेस पेयर्स हो जाएंगे और ये बेस पेयर्स आपस में जाके मिलकर डीएनए बनाएंगे। डीएनए के बाद हमें कोई डीएनए पे स्पेसिफिक जीन देखने को मिलेगा और वो जाके हिस्टोन प्रोटीन से आगे जाके पैकेजिंग करेंगे, और क्रोमोसोम में वो एकदम कंडेंसेशन करने के बाद एकदम पैक्ड, एकदम टाइटली पैक्ड हमें देखने को मिलेगा। और ये डीएनए के पैकेजिंग को ही हम लोग क्रोमोसोम ऐसा कह लो आगे जाके कहते हैं। इसके बाद हमें वर्ड देखने को मिलता है जीन। व्हाट इज जीन? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच कोड फॉर सम इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ जीन। मतलब हमारे पास पूरे डीएनए पे कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जो एक मतलब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कुछ अलग तरह से पूरे डीएनए पे दिखाते हैं, और उसी को हम लोग जीन कहते हैं। जैसे कि ये हमने सामने की तरफ दिखाया आप लोग को डायग्राम में, ये हमारा पूरा लॉन्ग डीएनए, पर इसका कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस मतलब कुछ ऐसा सीक्वेंस जो कोड करेगा, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को बताएगा, या पूरे डीएनए में बताएगा यार मैं अलग हूँ, कुछ पैची फॉर्म में डीएनए में नजर आएगा, उसी को हम लोग जीन कहते हैं। और मेंडल कॉल इट्स फैक्टर। मेंडल ने इसी जीन को हमारे पास फैक्टर कहा था, एंड इट्स फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और ये हमारे इनहेरिटेंस की सबसे ज्यादा छोटी और फंक्शनल यूनिट भी हम इसी को कहते हैं। डीएनए पे हमें कहीं कहीं जीन जरूर देखने को मिलेगा, पर पूरा डीएनए जीन को कोड नहीं करता होगा। मतलब सिर्फ 98% जंक डीएनए का ये है, सिर्फ 2% डीएनए है जो हमारे पास कुछ कोड करता है, और वही 2% के पास हमारे पास जीन देखने को मिलता है। मतलब 98% हमारे पास जंक डीएनए इसमें देखने को मिलेगा। सिर्फ हमारे पास कौन सा होगा? सिर्फ 2% वाला, और वही 2% हमारे आगे जाके जीन कहलाता है। कोड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को, आगे इनहेरिटेंस में आगे जाके हमें हेल्प करता है। वर्ड देखने को मिलता है अलील
या इसी को हम लोग एलिलोमॉर्फ या एलिलोमॉर्फिक पेयर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, मतलब यार इसमें क्या हुआ कि ओरिजिनल जीन, मतलब पहली दफा जो भी चीज आई होगी तो उसी को हम लोग ने यहाँ पे जीन जैसे पहली दफा आया होगा तो उसे ओरिजिनल जीन कहा, या इसी जीन ओरिजिनल जीन को हम लोग ने नाम दिया वाइल्ड फॉर्म के डोमिनेंट फॉर्म, जो कि कुछ प्रोटीन को कोड करता था या प्रोटीन आगे जाके बनाता था। फिर क्या हुई, इवोल्यूशन हुई, जैसे कि बंदर से इंसान बना ये उसकी इवोल्यूशन है, वैसे जीन की भी इवोल्यूशन हुई और ना ओरिजिनल फॉर्म जो है मॉडिफाइड जीन बना या म्यूटेटेड जीन बन गया और उसमें देखा गया कि यार कोई भी प्रोटीन नहीं आया, तो इसी फॉर्म को हम लोग ने अलील का नाम दिया। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन में, उसी टाइम की पॉपुलेशन में हमें ओरिजिनल जीन और उसी में म्यूटेटेड जीन भी देखने को मिला और इसी को हम लोग अलील्स भी कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये लिखवाई जाती है कि सेम जीन विद टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, मतलब एक ही जीन के दो फॉर्म बनना उसी ऑफ अ सेम जीन, इसी जीन को हम लोग अलील्स भी कहते हैं। अलील हमें डोमिनेंट में कैपिटल टी और रिसेसिव में स्मॉल टी भी देखने को मिलती है। जैसे कि आओ इस डायग्राम में समझते हैं कि पहले तो मैंने आप लोग को एलील की डेफिनेशन बताई। एन अलील इज अ वेरिएंट ऑफ अ जीन फॉर अ ट्रेट, मतलब अलील जो है हमारे पास वेरिएशन ऑफ अ जीन होता है फॉर अ ट्रेट के लिए। जैसे कि जीन हमें बीच में देखने को मिल रहा है, तो अलील फर्स्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो जीन हमारे पास चेंज हुआ है, जैसे कि ओरिजिनल फॉर्म हम इसे कह ले तो ये ग्रीन है, वाइल की जीन हमारे पास म्यूटेटेड हो गया अलील 2 में हमें पर्पल देखने को मिल रहा है और ये सब किसके हैं, ये हमारे सेम जीन के ही है। जैसे कैरेक्टर्स को कोड करता है हमारे पास जीन, क्यों जीन कोड करता है, क्योंकि डीएनए पे कुछ ही तो स्पेसिफिक होते हैं जो कि आगे जाके कुछ बदलाव करते हैं, जो कैरेक्टर्स लाते हैं उसे हम जीन हमारे पास कोड करता है। वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स को या वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर्स को ही हम लोग ट्रेट कहते हैं, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रेट कह देते हैं। और इसे कौन कोड करता है, इसे अलील कोड करते हैं, मतलब सिर्फ कैरेक्टर चेंज होंगे या कैरेक्टर आएंगे उसे जीन कोड करेगा और हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स उसी जीन के आएंगे तो उसे कौन कोड करेगा, अलील करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर, सबसे पहले तो हमारे पास होमोलोगस पेयर आए कैसे, सबसे पहले जो सेल होता है ना वो रेस्टिंग फेज में होता है और उसमें क्रोमैटिन थ्रेड जैसा देखने को मिलता है, वो आगे जाके डिवीजन करता है, एस फेज में जाता है, फिर उसके बाद आगे जाता है मेटाफेज में और ये मेटाफेज में जाने के बाद ही क्रोमोसोम्स बनाता है। मतलब ये होमोलोगस पेयर होता है एक्चुअल में कैसे ना, मतलब जो भी पार्ट जैसे कि हमने इस क्रोमोसोम में दिखाने की कोशिश करी है, मतलब जो भी सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर की तरफ अगर एक क्रोमोसोम हमारे पास रेड को कोड कर रहा है तो दूसरी साइड वाला भी रेड को ही कोड करेगा, एक तरफ येलो को कोड करेगा तो दूसरी तरफ भी येलो को ही कोड करेगा, मतलब बिल्कुल एक दूसरे की रेप्लिका या कॉपी होंगे। ये इनकी डिप्लॉयडी लेवल 2n होती है, जैसे कि फर्स्ट पेयर से सेकंड पेयर और ये पूरा 23rd पेयर तक ही बिल्कुल एक जैसे होंगे। होमोलोगस पेयर सेम इन साइज स्ट्रक्चर जीन, मतलब ये हर चीज में बिल्कुल सेम होंगे, साइज में भी, स्ट्रक्चर में भी और जीन में भी। इन्हीं ऐसे ही पेयर्स को हम लोग होमोलोगस पेयर्स भी कहते हैं। नीचे की तरफ हमें दिखाया गया है कि जो येलो वाला है वो जीन कंट्रोल कर रहा है आई कलर को, तो दूसरा वाला भी जीन कंट्रोल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आई कलर को, बिल्कुल एक जैसा वर्क करेंगे ये। इसी के बाद द टर्म हमें होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस देखने को मिलेगा। होमोजाइगस एंड द हेट्रोजाइगस आर टर्म्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द अलील पेयर, मतलब अलील के पेयर्स को दिखाने के लिए हम लोग उसे दो डिफरेंशिएटिव फॉर्म में लेके आते हैं, जैसे कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए देखने को मिलेगा, मतलब एक बड़ा होगा कैपिटल टी होगा और एक छोटा स्मॉल टी हो जाएगा, तो ऐसी फॉर्म को हम लोग हेट्रोजाइगस कहेंगे। वाइल होमोजाइगस में हमारे पास कैपिटल टी देखने को मिलेगा या फिर स्मॉल टी देखने को मिलेगा और इस क्रोमोसोम में दिखाया गया है, जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए ग्रीन बैंड है और पिंक बैंड है, वाइल इधर की तरफ हेट्रोजाइगस में ग्रीन और पिंक बैंड है, पिंक और ग्रीन बैंड है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए। तो ये होता है हमारे पास होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ अलील पेयर्स। के बाद हमें कुछ देखने को मिलता है फिनोटाइप चेंज और जीनोटाइप। मतलब फिनोटाइप में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखते हैं, मतलब उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो बाहर से कैसा लग रहा है वो देखते हैं। बाहर एग्जाम्पल में ले लो टॉलनेस, डॉर्फ, मतलब वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसका कलर कैसा है, पर्पल फ्लावर है या व्हाइट फ्लावर है। वाइल जीनोटाइप में हम लोग उसका जीन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब ये टॉलनेस किसके वजह से आई होगी, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से आई होगी। और डॉर्फनेस में हम लोग देखते हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा, जैसे कि स्मॉल टी रेसेसिव होगा तभी ये प्लांट हो सकता है छोटा होगा, तो इसी टाइप को हम लोग जीनोटाइप में हम लोग उसके जीन कोड तक जाते हैं। फिनोटाइप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉर्फोलॉजिकल कोड तक जाते हैं। इसी के बाद हम डिफरेंस देखेंगे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, मतलब कैरेक्टर और ट्रेट्स को अलग ही क्यों किया गया। जैसे कि कैरेक्टर हमने अभी आगे पढ़ा कि ये जीन को कोड करेगा, फाइल उस जीन में उस कैरेक्टर की वजह से क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसे कोड करेगा, उसके वेरिएशन को ट्रेट्स। जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर हो गया, ऐसा कि डीएनए के पास एक स्पेसिफिक जीन होगा जो कि आगे जाके कैरेक्टर्स लेके आएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ अलग सा कैरेक्टर आएगा। जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर हो गया और वो हाइट कैसी हो सकती है, जैसे कि उसकी वेरिएशन कैसी हो सकती है, उसे ट्रेट कहते हैं। और हाइट की ट्रेट क्या हो जाएगी, टॉल और ड्वार्फ, जैसे कि फ्लावर कलर किसी कैरेक्टर या जीन को कोड करते हुए आया है और उसके ट्रेट्स में हमें वॉयलेट या व्हाइट कलर का फ्लावर आया ये देखने को मिलेगा।
सीड शेप में हमें राउंड है या रिंकल्ड है ये देखने को मिलेगा। सीड कलर कैसा है, येलो या ग्रीन, ये इसका ट्रेट हो जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टर और ट्रेट्स हमारे जीन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कैरेक्टर को कौन डिफरेंशिएट करता है बच्चों, जीन। और कैरेक्टर में कैसे कैसे वेरिएशन है उसे कौन कोड करता है, ट्रेट। तो क्या आप लोग इसके बाद कभी भी नहीं बोलो कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंसेस होता है। इसके बाद हम ग्रेगर जॉन मेंडल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, जिन्होंने पूरा रिवॉल्यूशन या इवोल्यूशन ले आया हमारी पूरी बायोलॉजी में। मतलब जिन्होंने छोटी सी छोटी चीज आगे जाके डिफाइन कर दी कि ये चीज कैसे एक सेल में किस तरह से चेंजेस आए होंगे, पेरेंट टू जनरेशन हमें कैसे प्रोजेनी में उनके देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारे एनसीईआरटी में भी ग्रेगर जॉन मेंडल की थोड़ी सी हिस्ट्री की स्टडी है और हम भी इसको करेंगे। और इसे करना बच्चों बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इसे मेंशन किया गया है। जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे बॉर्न हुए थे या पैदा हुए थे 22 जुलाई 1822 में, और ये मरे थे 6 जन 1884 में, ये डाइड हुए थे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था वो पाइसम सेटाइवम लिया था, जो कि एक गार्डन पी है, और इनको अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इट टुक 7 इयर्स, मतलब इन्हें पूरे 7 साल लगे 1856 से लेके 1863। मतलब इनका एक्सपेरिमेंट का टाइम अगर लर्न करना है ना बच्चों, तो आप लोग 7 की टेबल पे चले जाओ। 7 की टेबल में 7 8 56 और 7 9 63। आप लोग हमेशा इसे याद रखना और आप लोग ये कभी नहीं भूलोगे। इन लोग की डेट जो है बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे नीट एग्जामिनेशन में इसे भी पूछा जाता है। हम बात कर ले कि मेंडल को इतना क्यों सक्सेस मिला है, या फिर इनके रीजन क्या था कि मेंडल की सक्सेस का रीजन क्या था। और ये पूरी बायोलॉजी में सबसे पहली दफा स्टैटिक्स लेके आए थे, प्लस मैथमेटिकल लॉजिक फॉर एनालिसिस। मतलब इन्होंने ना, मतलब हमारे जो मेंडल साहब थे ना, इन्होंने बायोलॉजी के कुछ जीन्स को स्टडी करने के लिए मैथ्स ले आए थे, और उसको समझने के लिए बहुत आसानी से ये मैथ्स लेके आए थे, और जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी। ही केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने सबकी एकदम लॉन्ग लिस्टेड रिकॉर्ड रखे कि कोई भी कुछ भी पूछे ना, मतलब ये फटाफट उससे बता सके। और इन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिया, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी वेरिएशन हो, चेंजेस हो, बस उसी के बारे में बता दिया। नहीं, इन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन में लार्ज सैंपल साइज दिया कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है, ये जीन वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब इसका भी इन्होंने लार्ज सैंपल साइज रखा और फॉर्मुलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। मतलब इनका जो एक्सप्लेनेशन था ना वो फॉर्मुलेटेड बेस्ड था, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि आगे जाके इसे बिल्कुल प्रूव्ड माना गया। और इनका टेस्ट हिज एक्सप्लेनेशन, मतलब उन्होंने जितना भी चीज़ एक्सप्लेन करा ना, बाय एक्सपेरिमेंट आइडिया नॉट अनसब्सटेंशियल, मतलब जितनी भी चीज़ उन्होंने बच्चों एक्सप्लेन करी ना, उन्होंने उन सब का एक्सपेरिमेंट कर रखा था। और उनका ये आइडिया ना, मतलब बिल्कुल बेकार बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ये आइडिया बहुत भी ज़्यादा बेस्ट था उनका। इस आइडिया को तो हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। मतलब किसी को प्रूफ देने के लिए आप लोग उसका एक्सपेरिमेंट करके रखो, तो एग्जैक्टली उन्होंने भी अपने हर एक्सपेरिमेंट को एग्जाम्पली उसको टेस्ट करके रखा हुआ था बाय द एक्सपेरिमेंट। ये सारे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसे पब्लिश करा 1865 में, जो कि 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। मतलब उसे किसी ने भी मतलब तवक्को ही नहीं दी, किसी ने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। लेकिन वैसे इन्होंने पेपर जिसमें पब्लिश करा था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को पब्लिश करा। मेंडल वाज अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, मतलब 1900 तक मेंडल के वर्क को कोई कुछ मानता ही नहीं था। मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि मेंडल के वर्क को नहीं मानता था? क्योंकि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करना किसी के लिए बहुत इजी उस वक्त नहीं था, या कह लो सोशल मीडिया उस वक्त अवेलेबल नहीं था कि मेंडल एक दिन कुछ करते और फिर अपने आप को सोशली अपडेट कर देते कि देखो मैंने आज ये करा, कल वो करा, प्लांट इतना ग्रो हो गया। तो वैसा कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैक्टर, मतलब उन्होंने जो फैक्टर या जीन के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था कि एक स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल ट्रेट एक्सप्रेशन, मतलब उन्होंने बताया था कि जो फैक्टर है वो एक स्टेबल यूनिट है और डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब ये पूरे के पूरे ट्रेट को एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। हमारे पास जीन या फैक्टर, जिसे आज हम जीन कहते हैं, तो पेयर ऑफ अ फैक्टर डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। जो पेयर ऑफ अ फैक्टर है ना, जीन का फैक्टर है ना, ये एक दूसरे से कभी भी मतलब ब्लेंड नहीं होता है। और ये सारी बातें ना नॉट एक्सेप्टेड बाय कॉन्टेम्प्रेरीज, मतलब जो भी उनके साथ ही करते हैं ना, उन लोगों ने ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करा। मतलब तुम्हारे साथ भी देखो कुछ तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, वैसे उनके भी कॉम्पिटिटर्स थे, और उन्होंने कहा ये सब क्या बोल रही है, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा। मतलब एक के बाद एक सब रिजेक्ट कर दिया। उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे ना, उन्होंने कहा मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेनन नॉट एक्सेप्टेड, मतलब उन्होंने कहा बायोलॉजी को मैथमेटिकली कौन एक्सप्लेन करता है, ये बिल्कुल भी मतलब नॉट एक्सेप्टेड है। ये हो ही नहीं सकता कि बायोलॉजी को भी मैथमेटिकली उसे प्रूव करा जाए या एक्सप्लेन करा जाए। तो मेंडल ने फैक्टर जीन बताया था, जो कि एक डिस्क्रीट यूनिट है। मतलब मेंडल ने तो बता दिया था कि जो हमारे फैक्टर है ना, ये डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब ये एक एक यूनिट है, एक एक बूंद की यूनिट है, और यही हमारे पूरे ट्रेट को कंट्रोल करता है। लेकिन उनके पास बेचारे के पास इसका कोई भी नो फिजिकल प्रूफ
प्रूफ, मतलब क्योंकि यार उस वक्त कोई भी ऐसा माइक्रोस्कोप हैवी वाला नहीं था या फिर कोई भी इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिससे एकदम फटाफट बता सकते जैसे कि आज की डेट में। तो इसी वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से मेंडल का जो वर्क था ना 1965 में, मतलब इसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं करा और इसे रिजेक्ट, मेंडल के वर्क को उस वक्त एक्सेप्ट तो नहीं करा गया क्योंकि सबने उसको उसका फिजिकल प्रूफ मांगा जीन वगैरह का, और वो बेचारे दे नहीं पाए इसका क्योंकि कम्युनिकेशन और मतलब उनके पास इतना कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी नहीं था, तो बेचारे वो तो मर गए। लेकिन इसकी फिर से रिडिस्कवरी ऑफ अ मेंडल वर्क हुई, मतलब इसके ऊपर 3 साइंटिस्ट ने 1900 में फिर से वर्क करा, जो कि थे हमारे टीसन मार्क थे, ह्यूगो डे वरीज थे और कार्ल कॉर्नेंस थे। इन्होंने इन सबको फिर से रिडिस्कवरी करी और इन्होंने कहा जो मेंडल ने काम कर गए यार वो बहुत ही ज़्यादा हैट्स ऑफ है, मतलब बहुत सही काम कर गए हैं। और इन्होंने फिर से रिपब्लिश करा 1901 में, मेंडल्स के वर्क को फिर से रिपब्लिश करा गया जर्नल फ्लोरा में, और वहाँ से इनको नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब मेंडल के मरने के बाद उन्हें यह नाम दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि यार मेंडल जो बता गए थे वो बिल्कुल बहुत सही बता गए थे। और इन्हीं सब बातों को इन 3 साइंटिस्ट ने आगे जाके 1900 में प्रूफ कर दिया था। बात आई आगे चल के कि मेंडल ने वाई चूज पाइसम सटाइवम, मतलब इन्होंने सिर्फ गार्डन पीको की यूज करा, मतलब कुछ और भी तो यूज कर सकते थे, तो मतलब उसका फिर बहुत से बेनिफिट देखा गया कि इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है 1 सीजन, मतलब 3 से 4 महीने में ये आसानी से ग्रो कर देते हैं। अगर सोचो अगर ये किसी इंसान पे करते तो इंसान की लाइफ होती है 60 से 50 साल, मतलब वो यार वो तो वैसे ही मर जाते और बिल्कुल भी कुछ नहीं डिफाइन करवा पाते। तो इसीलिए इन्होंने ऐसी चीज सेलेक्ट करी जिसकी लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो, इजी टू ग्रो इन ए लैब, मतलब आसानी से ये लैब में भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब कोई बड़ी भारी जगह नहीं चाहिए इन्हें। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब इनके ऑफस्प्रिंग, इनके बच्चे अगर क्रॉसिंग करवाए जाए मतलब इस कदर होंगे, इतनी वेरिएशन में होंगे ना, तो इसीलिए इन्होंने पाइसन सटाइवम को सिलेक्ट करा। प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, मतलब ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन्हें देखने को आगे मिले कि मतलब मजा ही आ गया। और ये सेल्फ पॉलिनेशन करते थे क्योंकि ये बर्ड पॉलिनेशन करते थे, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है बर्ड पॉलिनेशन में हमें ट्रू ब्रीडिंग, या इन्होंने इसे प्योर लाइन वैरायटी भी कहा था, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। और हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कि सबसे पहले इमैस्कुलेशन होगी, जहाँ पे जब हमारे स्टेमन मैच्योर भी नहीं होंगे तो हम इसे कट करके रख लेंगे, बैगिंग कर देंगे, फिर डी बैगिंग करेंगे, री बैगिंग करेंगे, फिर डस्टिंग कर देंगे और फिर आगे जाके हमें प्रोडक्ट देखने को मिले। एग्जैक्टली मेंडल ने भी इसकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराई, जहाँ पे इन्हें बहुत से ट्रेट देखने को मिले, जैसे कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में इन्हें ये देखने को मिला कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, कुछ येलो कलर के थे तो कुछ ग्रीन कलर के थे, कुछ वायलेट थे, कुछ व्हाइट थे, मतलब बहुत अच्छा इन्हें प्रोडक्ट देखने को मिला। ये बात आती है कि ये ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन वैरायटी ये किसे कहते थे, तो जो एनी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट, मतलब जो होमोजाइगस कंडीशन में होगा, जैसे कि कैपिटल टी ये क्या है हमारे पास होमोजाइगस टॉल है, वाइल स्मॉल टी ये क्या है होमोजाइगस रेसेसिव है, मतलब ऐसे ट्रेट जो होमोजाइगस को कंट्रोल करते हो, हेटेरोजाइगस को नहीं। होमोजाइगस को कंट्रोल करने वाले ट्रेट को ही हम लोग ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन वैरायटी भी बोलेंगे। अगर हम बात कर ले पाइसम सटाइवम की, जो कि गार्डन पी है, ये एक एडिबल पी भी है, मतलब इसे हम खाते भी हैं। इसका डिप्लॉइडी लेवल 2n होता है, मतलब ये 2n 14 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चों ये हमारी गार्डन पी है, ये स्वीट पी नहीं है, जिसे हम लेथायरस ओडोरेटस भी कहते हैं। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग, मतलब उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग जिसे प्योर लाइन वैरायटी कहते हैं, जिसके कैरेक्टर 7 थे और ट्रेट हमें 14 देखने को मिलते हैं। वही इसका हाइट क्या है, इसका कलर क्या है, और ट्रेट वही कि ये टॉल है या डॉर्फ है उसके हाइट के कैरेक्टर में। जैसे कि फ्लावर का कलर उसका कैरेक्टर हो गया, और फ्लावर का कलर कैसा है, येलो है, ग्रीन है, तो ये उसका ट्रेट हो गया, और ट्रेट उन्होंने 14 सेलेक्ट किया था। हमारी एनसीईआरटी में मेंडल का ये फ्लो चार्ट भी दिया गया है, जहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं। और बच्चों ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स उन्होंने कैसे लिए थे, और डोमिनेंट की बात कर लेंगे और रेसेसिव की। जैसे कि सीड शेप की बात कर ले तो सीड शेप को उन्होंने कोड दिया था 7, जो कि राउंड कैपिटल 8 और रिंकल को स्मॉल r से डिनोट करते थे। सीड कलर को दिया था 1, और येलो जिसका डोमिनेंट फॉर्म था कैपिटल वाई, और ग्रीन उसका रेसेसिव फॉर्म था स्मॉल वाई। फ्लावर कलर को भी उन्होंने कोड दिया था 1, उसका डोमिनेंट फॉर्म था वॉयलेट जिसे कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं, और रेसेसिव में वाइट स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। पॉट शेप की बात कर ले तो वो भी 4 था हमारे पास कोड, और उसे डोमिनेंट फॉर्म में उन्होंने इन्फ्लेटेड आई की कैपिटल आई से दिया था। रेसेसिव में कॉन्स्ट्रिक्टेड उन्होंने स्मॉल आई दिया था। पॉट कलर की बात करें जिसे 5 कोड दिया गया था। डोमिनेंट में ग्रीन को कैपिटल जी, वाइल येलो को रेसेसिव में स्मॉल जी दिया गया था। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस भी है, जैसे कि सीड कलर को उन्होंने येलो दिया और ग्रीन दिया, ऊपर इन्होंने सीड कलर को डोमिनेंट में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दिया, वाइट पॉट कलर को इन्होंने कैपिटल जी और स्मॉल जी दिया। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो इसे कोड 4 दिया। डोमिनेंट में एक्सियल को कैपिटल ए और रेसेसिव में टर्मिनल को स्मॉल ए, वाइल स्टेम हाइट को 4 कोड दिया। डोमिनेंट में टॉल को कैपिटल टी और रेसेसिव में डॉर्फ को स्मॉल टी दिया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि कुछ टॉल में हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट आ जाते हैं और डोमिनेंट ट्रेट में हमारे पास होमोजाइगस वाइल हेट्रोजाइगस भी कंडीशन देखने को मिलेगी। होमोजाइगस में मतलब कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने को मिलेगा। और डोमिनेंट ट्रेट में ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे कि होमोजाइगस में टॉल अच्छे खासे टॉल है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक स्मॉल टी की वजह से थोड़ा कम टॉल है। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अगर डोमिनेंट ट्रेट को जा रहा है तो फुली फॉर्म मतलब टॉल होगा। का जो वर्क था वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे था, क्वालिटेटिव पे नहीं कि क्वालिटी कम हो तो उसका जो हाइट जो डिफरेंस हो जाएगा। नहीं, अगर एक भी क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसका हाइट अगर कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो टॉल को या डोमिनेंट ट्रेट को ही कोट करेगा। वाइल ड्वार्फ की केस में रेसेसिव ट्रेट जिसे हम कह लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए जो कि स्मॉल टी की वजह से आएगी। आज का लेक्चर होता है हमारा यहीं पे कंप्लीट। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।